आपके लिए फिर से वीडियो लेकर आई हूँ। आज हम पढ़ेंगे कार्यपालिका। तो कार्यपालिका की जब हम बात करते हैं तो बड़ी बड़ी बातें ना करते हुए सबसे पहले मैं आपको आपके विद्यालय का थोड़ा सा विद्यालय ले चलूँगी। आप मेरे साथ विद्यालय में चलें और विद्यालय में जाके ये अनुमान लगाएं कि कैसे आपके विद्यालय की कार्यप्रणाली काम करती है। आपके विद्यालय में कौन कौन है, जो उनके दायित्व क्या हैं, वो काम कैसे करते हैं, आपका विद्यालय कैसे संचालित होता है। क्या कोई भी कभी भी स्कूल आ जाता है, कैसे भी कपड़े पहन के आ जाता है, किसी भी समय आ जाता है? ऐसा है? ऐसा नहीं है। इसका अर्थ है कि वो किसी नियमों पर चल रहा है। आपका विद्यालय है ना, एक विशेष नियमों पर संचालित होता है। इसी प्रकार आप अपने घर में देखिए, विद्यालय तो दूर की बात है, घर में जब आप देखते हैं तो कुछ नियम होते हैं कि भाई आपको 8 बजे के बाद बाहर नहीं जाना है, 10 बजे के बाद बाहर नहीं जाना है ना, इतने बजे वापस आ जाना है, तेज आवाज में आप म्यूजिक नहीं सुनेंगे, इतने बजे सो जाएंगे, इतने बजे खाना खाना है। ये सब क्या है? ये नियम ही है जिनके आधार पर हमारा घर, हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा देश और पूरा विश्व चलता है। तो जब ये नियम तो बना दिए जाते हैं एक संस्था द्वारा, लेकिन उनको क्रियान्वित कौन करेगा? जैसे घर में आपके पापा ने जो है सारे नियम फॉलो कर दिए कि भाई ये नियम है, और पापा को किसने दिए? उनके पापा ने या उनकी मम्मी ने, वो चले आ रहे हैं अनुमान से, उनको उन्होंने चलाया। थोड़ा बहुत परिवर्तन हो जाता है समय के अनुसार। पहले मान लो 8 बजे सोने के उनके आपके पापा को निर्देश होंगे, तो वर्तमान में 10 या 11 बजे की छूट दे दी गई होगी। पर अल्टीमेटली एक नियम होता है कि इस जीवन शैली में, इस परिधि में रहकर, इन नियमों में रहकर हमें अपना जीवन निर्वाह करना है। तो उनको क्रियान्वित कौन करता है? अब जब नियम बन जाते हैं तो क्रियान्वित कौन करता है? सभी लोग करते हैं। सभी लोग मतलब आपके भाई बहन, है ना, सभी। मम्मी पापा क्या करते हैं? क्रियान्वित कौन करवाता है? आपके मम्मी पापा। अगर कुछ नियम तोड़ते हैं तो आप लोग आपस में किससे शिकायत करते हैं कि देखो ये इतने बजे तक जाग रहा है, इतने बजे तक जाग रही है, ये इसने पढ़ाई नहीं की है, इसने अभी तक खाना नहीं खाया, ये इतने बजे खाना मांग रहा है या मांग रही है। तो ये सारे चीज़ों को क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी एक बॉडी की होती है। और वो बॉडी आपके परिवार में आपके माता पिता, बड़े भाई बहन हो सकते हैं, या आपके विद्यालय में चलते हैं। तो देखा होगा नियमों कौन कानून पालन करवाता है। जब कभी आप देर से स्कूल पहुंचे तो सबसे पहले गेट पर आपको प्यून, अगर वो नहीं है तो उसके बाद अंदर आते हैं तो टीचर रोक लेते हैं, भाई इतनी देर से कहाँ थे, क्यों, कैसे, कभी भी मुँह उठा के चले आ रहे हो। तो आप फिर अपनी बता, आज सर ये हो गया था, आज मैडम ये हो गया था, इसलिए ठीक है, इट्स ओके। अगर आप एक आध बार ऐसा करते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आदत बना दी जाती है तो फिर आपको आपके फैमिली को सूचित किया जाता है कि ये इस नियम के अनुसार नहीं चल रहा है। तो कहने का अंत ये है कि जो नियम बनाए जाते हैं आपके विद्यालय में, उनको कौन क्रियान्वित करता है? आपके टीचर्स। टीचर्स के ऊपर कौन मुखिया बैठा है? आपके प्रिंसिपल। प्रिंसिपल के ऊपर भी और बॉडी काम करती है। ठीक है, तो इसी तरह से हम देखेंगे कि जो नियमों को क्रियान्वित करवाता है वो जो है कार्यपालिका है। तो आपके घर में कार्यपालिका आपके मम्मी पापा हैं, आपके विद्यालय में आपके प्रिंसिपल सहित पूरा स्टाफ है ना। तो इस तरह से हम समझे देश में भी एक कार्यपालिका होती है, देश के लिए भी नियमों को, क्योंकि देश बहुत बड़ा है। एक तो इस परिवार छोटा, विद्यालय थोड़ा उससे बड़ा है इस स्तर पर, लेकिन देश बहुत बड़े स्तर पर है। तो उसके लिए कुछ बृहद नियमों की आवश्यकता है और उनको क्रियान्वित कराने के लिए भी बॉडी की आवश्यकता है। ठीक है, तो आइए हम चलते हैं कि कार्यपालिका क्या है। तो कार्यपालिका को हम जब देश के संदर्भ में देखेंगे, व्यापक संदर्भ में जब हम देखेंगे, तो वो होता है कि शासन का वह अंग जो विधायिका द्वारा स्वीकृत नीतियों और कानूनों को क्रियान्वित करता है और प्रशासन का कार्य करता है। अर्थात जो विधायिका ने कानून बना दिए हैं उनको क्रियान्वित कराने का जो काम करते हैं, है ना, प्रशासन सारा एडमिनिस्ट्रेशन संभालते हैं, वो कार्यपालिका कहलाती है। ठीक है, और थोड़ा गहरे में चलते हैं हम, कौन कौन होते हैं इनमें। तो सरकार के प्रधान व इसके मंत्रियों को राजनीतिक कार्यपालिका कहा जाता है। कार्यपालिका कहीं पर राष्ट्रपति को कहते हैं किसी देश में, कहीं प्रधानमंत्री को कहते हैं, कहीं पर दोनों होते हैं, है ना। अलग अलग देशों में अलग अलग है, सभी जगह एक जैसी कार्यपालिका नहीं होती है। लेकिन कार्यपालिका सिर्फ मंत्री, प्रधानमंत्री, नेता ही नहीं होते, राष्ट्रपति नहीं होते, और भी पूरा प्रशासन उसके अंतर्गत आता है। वो सब मिलकर कार्यपालिका कहते हैं, क्योंकि अकेले मंत्री जी या फिर अपने प्रधानमंत्री जी या राष्ट्रपति जी आके किसी गांव कस्बे में आपके यहाँ पर आकर नियमों का पालन नहीं करवाएंगे। वहाँ पर स्थानीय कार्यपालिका होगी जो आपके नियम का क्रियान्वयन कराएगी। ठीक है, तो इसमें कौन कौन आता है? 2 तरह के होते हैं। एक सरकार के प्रधान होते हैं, यानी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति आदि, और इनके मंत्रियों को राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं। और ये सरकार की सभी नीतियों के लिए उत्तरदायी हैं, यानी सरकार की जो नीतियां हैं उनको क्रियान्वित कराने के लिए ये राजनीतिक कार्यपालिका उत्तरदायी होती है। ठीक है, दूसरी तरफ, और ये बदलती रहती है, आज कोई प्रधानमंत्री है, कल कोई और होगा,
कल मंत्री कोई और होगा, तो ये इसको कहेंगे आप अस्थायी कार्यपालिका भी कह सकते हैं, है ना, कि बदलती रहती है समय अनुसार, अलग अलग समय पर। दूसरा है जो रोज काम कर देखते हैं, रोज के कामकाज देखते हैं, उनको स्थायी कार्यपालिका कहा जाता है। ये इसमें कौन आते हैं? सारे शासकीय कर्मचारी, जैसे कि अपने कलेक्टर हैं, डिप्टी कलेक्टर हैं, तहसीलदार हैं और उनके नीचे सारे लोग। तो ये कैसे होगा? स्थायी, क्योंकि ये बदलते नहीं है, इनका ट्रांसफर हो जाता है, वो अलग बात है। पर ऐसा नहीं है कि इस बार ये सरकार आई तो ये वाले कलेक्टर आ गए, वो सरकार आई तो वो वाले कलेक्टर आ गए। ये तो विभागीय ट्रांसफर होने पे ही बदलते हैं, अदरवाइज ये स्थायी कार्यपालिका इनको कहते हैं। ये यहाँ नहीं होंगे तो कहीं और होंगे, पर एक निश्चित समय के लिए इनकी सेवाएं होती है, ठीक है। तो ये स्थायी कार्यपालिका कौन है? जो प्रशासनिक अधिकारी हैं हमारे, वो स्थायी कार्यपालिका है, और जो नेता मंत्री हैं वो हमारी राजनीतिक कार्यपालिका है, ठीक है। अब हम चलते हैं कार्यपालिका के प्रकार। तो कार्यपालिका कई तरह की होती है, कहीं संसदीय कार्यपालिका है, कहीं अध्यक्षात्मक कार्यपालिका है। अगर हम बात करें कि अमेरिका में जो है वो अध्यक्षात्मक कार्यपालिका है, वहाँ राष्ट्रपति प्रमुख होता है, सारे काम वो करता है। और ब्रिटेन में जो है हमारी महारानी, ब्रिटेन की महारानी सहित और जो संसद होती है वो संसदीय कार्यपालिका है। और सबके एक जैसे अधिकार नहीं है, जैसे कि आप देखो कि हमारे भारत के राष्ट्रपति जी और अमेरिका के राष्ट्रपति दोनों की शक्तियों में बहुत अंतर है, कार्यशैली में बहुत अंतर है। वहीं ब्रिटेन की महारानी और भूटान के राजा दोनों में बहुत प्रधानमंत्री दोनों में बहुत अंतर है। फ्रांस के प्रधानमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री, इनके क्रियाकलापों में, इनके शक्ति और अधिकारों में बहुत अंतर है। अर्थात हर देश की अपनी एक विशेषताएं होती हैं, अपनी शक्तियां होती हैं, किसी बॉडी को कौन सा कार्य प्रदान करते हैं, कौन सी शक्ति प्रदान करते हैं, ये अलग बेटर है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। थोड़ा कार्यपालिका के प्रकार के लिए हमको एक मैं चार्ट बनाती हूँ, उसके माध्यम से आप समझ लेंगे कि क्या होती है कार्यपालिका के प्रकार। थोड़ा सा ऐसे चार्ट बना के देंगे तो अच्छा लगेगा, है ना, और आपको समझ में भी आएगा। नहीं तो ऐसे गोल गोल घूमती रहेंगी, क्योंकि राजनीति की बातें हैं, है ना, आसानी से समझ में नहीं आती हैं। तो चलो बनाते हैं चार्ट। कार्यपालिका के प्रकार, यहाँ हम लिखेंगे कार्यपालिका के प्रकार, ठीक है। अब इसमें ऐसे हम लाएंगे और एक इधर ले जाएंगे, एक इधर ले जाएंगे। यहाँ पर मैंने बनाया सामूहिक नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित प्रणाली, सामूहिक नेतृत्व के आधार पर, है ना, प्रणाली। और दूसरी तरफ है व्यक्तिगत, है ना, दूसरी कहते हैं एक व्यक्ति के नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित, एक व्यक्ति के सिद्धांत के आधार पर, सिद्धांत के आधार पर। तो इसमें हम देखेंगे कौन सी आएगी और इसमें कौन सी आएगी। तो सामूहिक में दो तरह के आते हैं। अब यहाँ फिर हम इसको सामूहिक को बांटेंगे, एक इधर बांटेंगे, एक इधर बांटेंगे, और इधर है संसदीय, है ना, और इधर है अर्ध अध्यक्षात्मक, है ना, इधर है अर्ध अध्यक्षात्मक, अध्यक्षात्मक, है ना। ये इसमें दो तरह, सामूहिक में दो तरह की हैं, संसदीय और इधर है अर्ध अध्यक्षात्मक, ठीक है। जो संसदीय है उसमें क्या कहते हैं? सरकार के प्रमुख को आमतौर पर प्रधानमंत्री कहते हैं। अब संसदीय की तरफ चलते हैं। इसमें शासन प्रमुख को आमतौर पर, जनरली, है ना, आमतौर पर क्या कहा जाता है? प्रधानमंत्री कहा जाता है, प्रधानमंत्री, है ना। और विधायिका में बहुमत वाले दल का नेता होता है। एक और क्वालिटी क्या है इसमें? इसको प्रधानमंत्री कहते हैं, और ये बहुमत दल का नेता होता है। विधायिका में बहुमत दल का नेता, है ना। और इसके अलावा और क्या विशेषता होती है? देश का प्रमुख इनमें से कोई भी हो सकता है। देश का प्रमुख, अगला देख लो आप, देश का प्रमुख कोई भी हो सकता है,
और कोई भी कौन, कोई भी, जैसे कि राजा या फिर दूसरा है राष्ट्रपति, राष्ट्रपति। ठीक है, अब इसमें भी हम देखेंगे जो राष्ट्रपति है वो क्या है, संसदीय गणतंत्र है। यहाँ पर कौन सा है, संसदीय गणतंत्र, संसदीय गणतंत्र। ठीक है, और जो राजा या रानी की बात हो रही है वो कैसा है, ये है संवैधानिक राजतंत्र, संवैधानिक राजतंत्र है यहाँ पर। ठीक है, अब हम आगे इसके बारे में बताएंगे आपको। यानी जो संसदीय, पहले सबसे पहले देखो दो भागों में बांटा, एक तो सामूहिक नेतृत्व के आधार पर। सामूहिक नेतृत्व की हम बात करते हैं तो उसमें दो तरह की प्रणालियां हैं, एक तो है संसदीय और एक अर्ध अध्यक्षात्मक है। फिर हम संसदीय की तरफ चलते हैं तो संसदीय में क्या होता है, दो तीन विशेषताएं पाई जाती हैं। पहला है कि इसमें शासन के प्रमुख को आमतौर पर प्रधानमंत्री कहा जाता है, जैसे कि भारत में है। ठीक है, इसमें विधायिका में बहुमत दल का नेता होता है, जैसे कि अपने भारत में है। और देश का प्रमुख कोई भी हो सकता है इसमें, जैसे जरूरी नहीं कि प्रधानमंत्री हो, देश का प्रमुख है ना, या राष्ट्रपति हो, कोई भी हो सकता है। तो कोई भी, जैसे राजा जहाँ होता है, राजा या रानी, महारानी, तो वहाँ पर संवैधानिक राजतंत्र कहते हैं। यानी संविधान की प्रधानता होती है, संविधान के अनुसार काम चलता है, लेकिन नाम मात्र के लिए राजा का जो है शासन होता है, प्रमुख जो होता है वो राजा होता है, जैसे कि ब्रिटेन में संवैधानिक राजतंत्र है। अगर हमें संवैधानिक राजतंत्र का अध्ययन करना है तो ब्रिटेन में। ठीक है, उसके अलावा राष्ट्रपति भी हो सकता है, संसदीय गणतंत्र। जहाँ राष्ट्रपति प्रमुख होता है वहाँ कौन सा शासन होता है, संसदीय गणतंत्र होता है। जिसके हमारे भारत में हमारे राष्ट्रपति जी हमारे शासन के प्रमुख, शासन के सारे काम हमारे राष्ट्रपति जी के नाम पर होते हैं, सारे हस्ताक्षर, सारी संधियाँ वही तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं। तो जो कार्यपालिका प्रमुख है, शासन प्रमुख है, वो हमारे राष्ट्रपति जी हो। तो हमारे यहाँ कैसा है, संसदीय गणतंत्र है। ब्रिटेन में महारानी है, अभी राजा भी थे पहले, तो संवैधानिक राजतंत्र था। ठीक है, अगला हम चलते हैं अर्ध अध्यक्षात्मक की तरफ। तो अर्ध अध्यक्षात्मक में अच्छा एक चीज और है, ये जो यहाँ है राष्ट्रपति और राजा, तो यहाँ पर एक और मिला देते हैं। ये दोनों कैसे प्रमुख हैं, ये दोनों हैं औपचारिक प्रमुख हैं, औपचारिक। ठीक है, कैसे प्रमुख है, ये औपचारिक रूप से हैं, इनका कोई वास्तविक वो लेना देना नहीं है। ठीक है, औपचारिक प्रमुख, यानी ये जो राजा की बात हो रही है कि संविधान के शासन के प्रमुख हैं या राष्ट्रपति हो रही है, ये दोनों कैसे हैं, दोनों में सिमिलरिटी क्या है, दोनों ही औपचारिक प्रमुख हैं। वास्तविक रूप से एक अलग बॉडी है जो पूरा प्रशासन तंत्र है जो काम कर रहा है, पूरा तंत्र है अलग, है ना, जैसे कि प्रधानमंत्री, मंत्री, कैबिनेट मंत्री, ये सारे लोग, पर मूल रूप से हस्ताक्षर किसके होते हैं, इन लोगों के ही होते हैं। ठीक, अगला हम चलते हैं अर्ध अध्यक्षात्मक। तो अर्ध अध्यक्षात्मक में क्या होता है, राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है, इधर आ जाओ, है ना, राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है, राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है यहाँ पर, है ना, देश का प्रमुख होता है। ठीक है, और क्या विशेषता होती है, उसके अलावा होती है प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। इसमें देखो आप, अलग अलग चीजें हैं, राष्ट्रपति देश का प्रमुख है, ठीक है, प्रधानमंत्री क्या है, शासन का प्रमुख है, सरकार का प्रमुख है, सरकार का प्रमुख है। ठीक है, ये सरकार का प्रमुख है। इसके अलावा और क्या विशेषता होती है, प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद विधायिका के प्रति जवाबदेह होते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री एवं उनके मंत्री किसके प्रति जवाबदेह होते हैं, विधायिका के प्रति। ठीक है, जो विधायिका है उसके प्रति जवाबदेह होते हैं, जवाबदेह होते हैं। अब थोड़ा सा अंतर देख लो आप कि यानी जो संसदीय प्रणाली है उसमें शासन का प्रमुख आमतौर पर प्रधानमंत्री होता है और विधायिका में बहुमत दल का नेता होता है, और जो शासन प्रमुख है वो राजा होता है या राष्ट्रपति होता है, और ये औपचारिक प्रमुख होते हैं। ठीक है, हालांकि नाम उनका ही होता है पर अलग से सरकार का प्रमुख और देश का प्रमुख दोनों अलग अलग नहीं होते। संसद बनती है जैसे कि भारत में है राज्यसभा, लोकसभा
और राष्ट्रपति मिला के संसद है। तो प्रधानमंत्री जो है वो संसद में लोकसभा के प्रमुख नेता होते हैं ना, बहुमत दल के नेता होते हैं, तो ये अलग नहीं है। पर यहाँ आप देखो, यहाँ राष्ट्रपति देश को देश का प्रमुख कहा गया है, प्रधानमंत्री को सरकार का प्रमुख कहा गया है, लेकिन दोनों अलग नहीं है। प्रधानमंत्री जो है वो विधायिका के प्रति जवाबदेह है। तो ये हमने अंतर जाना कि सामूहिक नेतृत्व के आधार पर दो तरह की कार्यपालिकाएं पाई जाती है। अध्यक्षात्मक, ये श्रीलंका में प्रचलन में है। कहाँ है ये? श्रीलंका। और ये वाली कहाँ है? ब्रिटेन और भारत। भारत इसके अध्ययन का एक प्रमुख केंद्र आप समझ सकते हो, ठीक है। तो चूंकि भारत में संसदीय गणतंत्र है और ब्रिटेन में संवैधानिक राजतंत्र, ठीक है। तो ये हमने पढ़ी। अब एक व्यक्ति के सिद्धांत के आधार पर पढ़ेंगे, इसको मिटाना पड़ेगा, बोर्ड पर ये फैल गई है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं एक व्यक्ति के आधार पर जो कार्यपालिका होती है उसको क्या कहते हैं, ठीक है। तो एक व्यक्ति के सिद्धांत के आधार पर हम चलेंगे। इसमें क्या होता है? अध्यक्षात्मक बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? यहाँ ले आऊंगी मैं इसको, जिससे आप अच्छे से समझ सकें। यह होती है अध्यक्षात्मक, अध्यक्षात्मक, ठीक है। ये इसको क्या कहते हैं? उसको संसदीय बोलते हैं, इसको अध्यक्षात्मक बोलते हैं, ठीक है। और अब हम चलेंगे इसमें क्या विशेषताएं हैं इसकी। तो राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है, इसमें विशेषताएं देख लो इसकी। राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है, प्रमुख होता है, ठीक है, प्रमुख होता है, ठीक है। अगली विशेषता क्या है इसकी? अगली विशेषता है वही सरकार का भी प्रमुख होता है, अलग अलग नहीं है, वही सरकार का भी प्रमुख होता है, का भी प्रमुख होता है, ठीक है। दोनों एक ही व्यक्ति होते हैं, अलग अलग नहीं होती, ठीक है। अब उसके बाद चलते हैं हम। राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान से होता है, राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान से, ठीक है, प्रत्यक्ष मतदान से होता है। अब आगे चलते हैं। चौथी जो विशेषता है वो है वह विधायिका के प्रति जवाबदेह नहीं होता है। इम्पोर्टेंट बात, वह विधायिका के प्रति जवाबदेह नहीं होता, ठीक है। अब इसका उदाहरण कौन सा है? इसका उदाहरण है अमेरिका। अगर अपन इसका सही सटीक है तो अमेरिका, ठीक है, इसका उदाहरण है। यानी अमेरिका में ये व्यवस्था चलती है और ये सारी प्रणाली है। इसमें अध्यक्षात्मक प्रणाली है, राष्ट्रपति देश का प्रमुख है, वही सरकार का भी प्रमुख है और उसका चुनाव डायरेक्ट होता है। जैसे हमारे भारत में ना इनडायरेक्ट होता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा लोकसभा के निर्वाचित लोग, विधानसभा के निर्वाचित लोग भाग लेते हैं, यानी हमारे चुने हुए प्रतिनिधि फिर राष्ट्रपति को चुनते हैं, यानी इनडायरेक्ट वोटिंग सिस्टम है, डायरेक्ट नहीं है। और वहीं पर उसमें अमेरिका में जो राष्ट्रपति का चुनाव डायरेक्ट होता है और वो नाम मात्र का और वास्तविक दोनों प्रधान होता है, लेकिन वो विधायिका के प्रति जवाबदेह नहीं होता, क्योंकि विधायिका वहाँ अलग से एक कांग्रेस एक संस्था है और जो विधायिका का काम करती है वो एक अलग बॉडी है और राष्ट्रपति एक अलग, कार्यपालिका अलग है, वहाँ व्यवस्थापिका अलग है, विधायिका अलग है, कार्यपालिका अलग है, न्यायपालिका अलग है। तो इस तरह से वहाँ पर शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत जो है लागू होता है। कहाँ पर? अमेरिका में। या अध्यक्षात्मक जो जहाँ जहाँ शासन होता है वहाँ पर शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत लागू होता है। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका अलग होती है। हम अगर संसदीय की बात करें तो विधायिका, कार्यपालिका दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होती हैं, क्योंकि भारत की हम बात करें तो संसद किससे बनकर मिलती है? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से। तो जब कोई कानून बनता है तो राज्यसभा या लोकसभा में पारित होकर फिर दूसरे सदन में पारित होता है, ठीक है, उसके बाद वो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए जाता है। इन तीनों में से तीनों की ही आवश्यकता होती है। अब ये विधायिका भी काम कर रहे हैं, उधर ये कार्यपालिका, क्योंकि लोकसभा में जो प्रधानमंत्री होते हैं, बहुमत दल के नेता होते हैं, वो कानून बनाने में भी उनके मंत्री सहित भाग लेते हैं। वही जब क्रियान्वयन की बात आती है तो वही मंत्री उनको क्रियान्वित भी कराते हैं। तो वो अलग अलग नहीं हो सकते, क्योंकि कानून बनाया भी आपने, क्रियान्वित भी आप कर रहे हो, तो आपको तो जवाबदेह होना पड़ेगा। तो भारत की कार्यपालिका, विधायिका इंटरकनेक्ट है। हमारी न्यायपालिका स्वतंत्र है और वो जरूरी भी थी, आवश्यकता थी, पर विधायिका, कार्यपालिका एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है, ठीक है। और अमेरिका में ऐसा नहीं है। तो ये मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। अगला भाग हम फिर आगे चलेंगे कैसे कैसे काम करती है
कार्यपालिका। ये भाग कैसा लगा ज़रूर बताना, और आपको रुचिकर बनाने के लिए मैं नए नए उदाहरण देती रहती हूँ, तो ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए, और जब इसका अंतिम पार्ट बनेगा तो आपको क्वेश्चन आंसर की सीरीज भी दूँगी।